हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। हमने पिछली दो वीडियो में इतिहास के बारे में जाना, जिसमें से इतिहास को लिखित स्रोतों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया था: प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास के बारे में हम सीखा, इसमें लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं थे और उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी ले। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आद्य ऐतिहासिक के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि आद्य इतिहास के उदाहरण जैसे सिंधु सभ्यता और इसी का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें लिखित जानकारी थी लेकिन इसे नहीं पढ़ा गया है, अर्थात इस काल में लिखित जानकारी थी लेकिन ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया था, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जिसे पढ़ा नहीं गया था। जब लिखित जानकारी थी तो इसकी कोई ना कोई लिपि भी रही होगी। जैसे हम लोग की भाषा हिंदी है लेकिन लिपि देवनागरी है। खरोष्टी एक लिपि है जिसमें हिंदी में हम लोग इधर से लिखते हैं इधर की ओर, और खरोष्टी में जो लिखते हैं वो उल्टा रोमन में ऊपर से नीचे। इस तरह से सिंधु सभ्यता की भी कोई लिपि रही होगी और वह लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो आज भी हम लोग उपयोग करते हैं, भाव चित्रात्मक। तो अगर आपसे पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में सभ्यता क्या चीज होती है। सभ्यता जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि कोई बिल्डिंग तैयार करना है, सबसे पहले हम उसकी नींव को भरेंगे, इसके बाद धीरे धीरे पूरी दीवार को खड़ी करेंगे। ऐसा ही किसी घर या परिवार में, एक छोटे से परिवार में जो संस्कृति दी जाती है और वह जब संस्कृति धीरे धीरे बड़े क्षेत्रों में लागू हो जाती है, उसे ही हम सभ्यता बोलते हैं। अर्थात जहाँ पर सभ्य मानव रहते हैं और जब वो अपनी संस्कृति को उस चारों क्षेत्र में बिखार देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सभ्यता। अर्थात सभ्य मानव के रहने का स्थान सभ्यता कहलाता है। द लिविंग प्लेस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, अब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में आप जान चुके हैं। सिंधु क्या है? सिंधु नदी, जितने सारे नगर मिले हैं इस सिंधु सभ्यता में, वे सारे नगर कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं क्योंकि इसका मुख्य केंद्र हड़प्पा था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और यह जानकारी जो सिंधु सभ्यता के बारे में दी गई थी वो चार्ल्स मैसन के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। और इसका निरीक्षण सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक भी थे अपने यहाँ पे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अपना जो भारतीय पुरातात्विक विभाग है उसका नाम है मानव संग्रहालय और यह भोपाल में स्थित है। और इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया था। तो हमने यहाँ पे 3-4 बातें सीखी। पहला कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और जो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन के द्वारा की गई थी। और सिंधु सभ्यता का पता अर्थात निरीक्षण सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। वो चारों ओर देखे
और वहां पे निरीक्षण किया। फिर इसकी खुदाई का आदेश जो किए थे वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था और दयाराम साहनी के अंडर में एक खुदाई की गई थी। दयाराम साहनी को साफ साफ आदेश था कि ऐसी कोई चीज दिखे, जैसे दीवार दिखे तो उसको तोड़ फोड़ नहीं देना है, बल्कि उसके अगल बगल पूरी मिट्टी को निकाल के देखना है कि दीवार किस तरह से बनाई गई थी, पक्की ईंटों की कि कच्ची ईंटों की। तो खुदाई के दौरान पता चला था कि यहाँ पर पक्की ईंटें मिली हैं और इसमें बहुत सारी चीजों को देखा गया, जिसमें जो सभ्यता थी ये नागरीय सभ्यता थी। सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अर्थात शहर था। इसकी जानकारी ऐसे मिली कि जब दयाराम साहनी वहां पर खुदाई करवा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मुख्य सड़क चौड़ी है और उसके चारों ओर घर बनाए गए हैं, इस तरह से जैसे ये सड़क थी और इसके चारों ओर क्रमबद्ध तरीके से घर से जुड़े हुए घर इस तरह से बनाए गए थे और जो सड़कें थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, अर्थात 90 डिग्री के एंगल पर थी। और साथ ही साथ यहाँ पर यह देखा गया कि प्रत्येक घर के सामने, अर्थात प्रत्येक घर की जो नालियां थी एक मुख्य गटर के साथ जुड़ी हुई थी जो रोड के किनारे थी। और ये पूरे शहर का जो पानी था, शहर के बाहर एक होल बनाया गया था जिसमें जाके गिराया जाता था। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता थी ये नागरीय सभ्यता थी और जो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो इसका जो विस्तार था लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और इसकी शेप थी त्रिभुजाकार। इसमें जो मुख्य रूप से स्थान मिले हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे ये हमारा भारत हुआ, ये पूरा गुजरात का क्षेत्र और ये हुआ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, यहां से सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी और इसके चारों ओर अन्य और सहायक नदियां थी, लोथल नदी, भोगवा नदी। तो जब इसे खुदाई की गई इसमें तो पता चला कि जितने नगर मिले वो कहीं यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे। मतलब सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा है। इसमें खुदाई के दौरान लगभग 350 नगर मिले थे, 350 नगर, जिसमें से 200 अकेले अपने गुजरात में थे। भारत में 200 गुजरात में पाए गए हैं। अब हम इसकी आकृति के बारे में बात करेंगे कि इसकी आकृति कैसे थी। तो सिंधु सभ्यता का यहां सबसे पश्चिमी छोर था सुतका, गेंडोर और उत्तरी क्षेत्र था मांडा। क्या ये पूर्व में फैली थी? यहाँ तो नहीं थी। ये दिल्ली के पास एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद। दैमाबाद ये सिंधु सभ्यता के आखिरी बिंदु थे। पश्चिम में सुतका गेंडोर जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहां तक थी। अगर उत्तर में देखा जाए तो मांडा में था और पूर्व में इसका ज्यादा विस्तार नहीं था। अगर पूर्व में इसका यहां तक विस्तार होता तो यह आकृति एक चौकोर आकृति होती।
पूर्व में विस्तार ना होने के कारण जो इसकी आकृति हुई वो त्रिभुजाकार हो गई इस तरह से। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या सिंधु सभ्यता पूर्व की ओर ज्यादा फैला था? तो नहीं था। अगर पूछता है सिंधु सभ्यता की आकृति कैसे थी? त्रिभुजाकार थी। सबसे पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर, सबसे उत्तरी छोर मांडा और सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद था, जिसमें अकेले 250 नगर गुजरात पे मिले हैं सिंधु सभ्यता के। और पूर्व में ज्यादा विस्तार न होने के कारण इसकी आकृति चौकोर नहीं थी। दिल्ली के पास एक जगह है आलमगीर। अब हम ये देखेंगे कि ये सारे नगर किन किन नदियों के किनारे बसे थे। तो जो सुतका गेंडोर था ये दास के नदी के किनारे था, दास के नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे, और ये जो आलमगीरपुर था ये हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद ये परवरा नदी के किनारे था, इसके मुख्य नदी थी गोदावरी। तो हमने देखा कि जो सिंधु सभ्यता थी इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु था सुतका गेंडोर था जो दास नदी के किनारे था, और उत्तरी छोर में यथार्थ मांडा तक फैला हुआ था जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और सबसे इसका दक्षिणी छोर था दैमाबाद जो परवरा नदी इसकी मुख्य नदी है गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यथार्थ पहले पाकिस्तान के मुख्य स्थानों को देखेंगे, इसके बाद अपने भारत में प्रवेश करेंगे। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि इसका सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जितने सारे नगर थे वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी से मिलने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य केंद्र हड़प्पा है, दैट्स वाई इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो इसकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, सॉरी हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। सन कौन सा था? तो 1921 में। किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। अब इससे जो साक्ष्य मिले हैं हम उसकी जानकारी देखेंगे, जिसमें कौन कौन से साक्ष्य देखने को मिले हैं। यथार्थ किसके द्वारा पता चला कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो नागरीय सभ्यता थी, तथा हड़प्पा स्थान पर कौन कौन से प्रमुख वो देखने को मिले। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये मुख्यतः श्रमिकों के लिए थी। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं याद करवाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें साक्ष्य मिले हैं वो लेबरों से संबंधित थे, अर्थात श्रमिक से संबंधित थे। तो इसमें फर्स्ट जो चीज मिली है वो मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। दूसरी जो चीज मिली है वो श्रमिक आवास देखने को मिला है। यहाँ पर श्रमिक आवास, पहला कुम्हार का चाक, दूसरा श्रमिक आवास, और तीसरी जो चीज मिली है वो अन्नागार देखने को मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब जहाँ अन्न रखने का स्थान होता है उसे हम अन्नागार बोलते हैं। और चौथी चीज जो मिली है इसमें मात्र देवी की मूर्ति मिली है। मात्र देवी की
हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिला है। मुख्यतः ये जो हड़प्पा स्थान था श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है और उनके अन्न रखने के लिए अन्नागार मिला है। साथ ही साथ मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और पश्चिमी चीज जो मिली है इसमें ओखली, ओखली मिली है। और छठवीं जो थी वो था हाथी के साक्ष्य, मतलब हाथी के कंकाल देखने को मिले हैं। हाथी के कंकाल यहाँ देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक श्रृंगी जानवर के कंगाल देखने को मिले हैं, जो कि कहा जाता है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता की ये मोहरें थी। तो इसमें गाय से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या हड़प्पा पर कौन से जानवरों के मोहरों पर, हड़प्पा की मोहरों पर कौन से जानवरों के चिन्ह नहीं थे? तो गाय के नहीं थे। मुख्यतः यहाँ हाथी को भी देखने को मिले हैं, साथ ही साथ एक श्रृंगी जानवर के भी देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।